पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। 17 सालों में कोई बदलाव नहीं हो। भाई पीने का पानी का तो इंतजाम करें ना भाई, टैंकर तो फिर भी डलवा लेंगे, लेकिन पीने का पानी तो हमारे आरओ नहीं लग रहे। दुनिया भर में जलवायु और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले विशेषज्ञ आने वाले सालों में पानी की गंभीर कमी का इशारा कर चुके हैं। बात तो यहाँ तक होती है कि अगला विश्व युद्ध भी पानी की वजह से हो सकता है। हर साल नीचे जाता जल स्तर इस धारणा को और मजबूती देता है और पानी के इस संकट से राजस्थान सबसे ज्यादा जूझता आया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का 10% हिस्सा कवर करता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2% भूजल मौजूद है। पानी के इस संकट से राजधानी जयपुर भी अछूता नहीं है। नगर निगम नानुसर में हर दिन सुबह शाम पानी के लिए लोगों की लाइन लगती है। बाल्टी बर्तन लेकर आते लोग अपने लिए पीने के पानी का इंतजाम करते हैं। पानी इतना ही आता है जिससे आसपास के लोग सिर्फ अपनी प्यास बुझाने का इंतजाम कर सकें। राजस्थान में पानी की किल्लत की बात हर कोई जानता है, लेकिन जब भी पानी की समस्या की बात होती है तो तस्वीर उभर कर आती है जिन इलाकों की। वह इलाका खास तौर पे पश्चिमी राजस्थान का माना जाता है, जो कि रेगिस्तान का इलाका है। लेकिन हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं वहां की ये तस्वीर बता रही है कि पानी की कितनी ज़्यादा दिक्कत है और इन घरों की महिलाएं यहाँ पर इस इंतजार में हैं कि कब इनका बर्तन भरेगा। लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान नहीं है, ये राजधानी जयपुर का इलाका है और उसमें भी ये नगर निगम का इलाका है और ये नगर निगम का एक हिस्सा है जहां पर लोगों को पानी की इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये आप जो बर्तन देख पा रहे हैं ये आसपास के 4 घरों के बर्तन हैं। हर घर से 6-6 बर्तन आए हैं और इस उम्मीद में हैं ये बर्तन कि ये भरेंगे, उसके बाद पूरे दिन के पानी के पीने का इंतजाम हो पाएगा। और इन सब की जिम्मेदारी इन महिलाओं पर है जो यहाँ पर पानी भरने के लिए आती हैं आसपास से और पानी भरकर जाती हैं और उसके बाद ही इस पानी का उपयोग हो पाता है। किस तरह की कठिनाइयाँ आपको हो रही हैं और किस तरह से ये पानी भरा जाता है? क्या कुछ पानी का इस्तेमाल जब आप करती हैं तो ये पीने का पानी सिर्फ है या फिर इसके अलावा भी जो काम होते हैं पानी के उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है? ये सिर्फ पीने का पानी है सर, और बाकी का पानी तो टैंक डलवाते हैं हम। तो हर 8 दिन के 8 दिन टैंक आता है हमारे तो। और पानी यही है, 4-4 बर्तन पानी के भरते हैं सबके। पानी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे। पानी अभी आपके सामने देख लेना, ये बर्तन भर रहे, पानी लास्ट में भी थोड़ा थोड़ा सा पानी हो जाएगा इसमें ही। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। ये रोड की समस्या, बरसात के दिनों में हमें आने जाने में दिक्कत हो जाएगी, बच्चे स्कूल जाने में परेशानी होते हैं। तो टैंकर जो आप डलवाती हैं तो टैंकर कितने का आता है और कितने दिन आपके काम में आता है? 500 रुपये का टैंकर आता है। एक हफ्ते भी मुश्किल से चल पाता है। अभी तो वैसे इतनी गर्मी पड़ रही है तो मतलब 5-6 दिन टैंक चलता है हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से खींच खाच के चलता है। वो भी जब से हम कम से कम पानी यूज करते हैं तब जाके 5 दिन या 6 दिन टैंक चलता है। तो आप सोच लो भाई, महीने के कितने टैंक आ रहे हैं हमारे। 5 दिन के 5 दिन टैंक डलवाते हैं हम। और बाकी ये सब पीने का पानी इतना सा आता है। पीने का पानी भी हम बहुत कम से कम यूज करते हैं, मतलब फालतू वेस्ट पानी यूज करते ही नहीं है इसको भी। तो ये देखिए कि सिर्फ पीने का पानी जो है उसकी व्यवस्था यहाँ से हो पा रही है और बाकी जो पानी है बाकी चीज़ों में जो जिस पानी का इस्तेमाल होता है उसके लिए टैंकर डलवाया जाता है। आपका घर कहाँ पर है? कब से ये चीज़ें हो रही हैं? मेरा घर तो यही पे है। ये तो मेरे को 13 साल हो गए यहाँ पे आई हूँ, जब से यही चीज़ देख रहे हैं हम। तो पहले इधर जीडियो कॉलोनी, वहाँ से 2-2 जैकेट बना के लेके आते थे, फिर गांव में से लेके आते थे, गांव में से भी है ना 2-2 गाड़ियाँ सुन के, फिर दोपहर में पानी लेने जाते हुए सब सो गए होंगे उस टाइम पे। और अब यहाँ पे भी ना ये 6 बाल्टी भरते, उसमें भी लड़ के भरते हैं सब लोग। तो दोपहर में भरने जाती थी इस डर से कि कोई मना ना करे, ऐसा? हाँ भाई, पीने का पानी का तो इंतजाम करें ना भाई, टैंकर तो फिर भी डलवा लेंगे, लेकिन पीने का पानी तो हमारे आरओ नहीं लग रहे। तो फिर आरओ रहे जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरओ नहीं लग रहे तो ये पानी पीने का ताज़ा पानी भरते हम लोग। परेशानी तो पहले तो ये हेडपंप था मेरी शादी में 21 साल पहले जी। और ये 10 साल इसको हो गए, उसमें भी पानी नहीं था, इसमें भी नहीं है पानी। देखना भी आंखों से, आप खुद देखना इसमें पानी आएगा जो। ऐसी स्थिति में दूसरे के से भर के लाते हैं, जाटों के से भर के लाते, पानी नहीं रहे तो। परिवार में अब 4 दौर जिठानी है, हम सास ससुर है, बच्चे हमारे। पानी खत्म हो जाता है तो फिर इनके से भर के लाते, सामलों के से पूछ के भर के लाते फिर पानी। बेगचरी बनने के लिए दे दो हमें। 10 साल में 15 साल में तो हम बहुत दुख पा रहे हैं पानी बना। पार्सल के पास भी जाए, बोट लेना आते हैं जो लंबे लंबे हाथ जोड़ लेते और फिर कुछ भी नहीं करते। मेरे को तो 60 साल हो गए यहाँ पे देखते ना, तो सड़क हमारे पास
ना हमारे बिजली कुछ अंधेरा फिर पड़े रहते हम तो। अभी तक तो इससे जो काम चल रहा है उससे चला रहे हैं। पानी का टैंक 500 रुपये का वो डेली आता है हर दूसरे तीसरे दिन, और हमारे लिए कोई अभी तक सुविधा नहीं करे। पार्षद के पास भी आए, लालचंद जी कटारे के पास भी जाके आगे, कोई हमारे पास सुनवाई नहीं है। 60 वर्ष पहले तो कुछ जानते भी नहीं थे, हाँ। अभी तो सब कुछ जानते हैं। कुछ नहीं सोच के आए हम तो, हमारे माँ बापों ने पटक दिया, हम आ गए। हमें तो यही उम्मीद थी भाई चलो अभी नहीं है तो बाद में तो कुछ ना कुछ तरक्की हो जाएगी इस गांव में, लेकिन 17 साल हो गए देखते हुए कुछ तरक्की नहीं हुई उसमें। पानी की, लाइट की, रोड लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है रोड पे। ये रोड बनी हुई नहीं है, इसमें बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, आधे टाइम स्कूल जाते हैं बरसात के टाइम पे। आप देख रहे हैं आपके सामने, जब पानी भर जाएगा इसमें तो पैर रखने को जगह नहीं होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में पेयजल की स्थिति काफी खराब है। जयपुर के 16 ब्लॉक जल के अति दोहन के शिकार हैं। 1 लीटर ग्राउंड वाटर के बदले 2.25 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। जयपुर रिचार्ज हो रहे भूजल का 225% पानी इस्तेमाल करता है। राजस्थान में 1984 में रिचार्ज हुए भूजल का 35% इस्तेमाल होता था, लेकिन अब रिचार्ज के बदले 148% पानी का इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ 40 सालों में बदली इस तस्वीर के पीछे कई कारण हैं। शहरीकरण, बड़े पैमाने पर हुए निर्माण और पानी के पारंपरिक स्रोतों का खत्म होते जाना सबसे बड़ी वजह है। एक समय था जब इस इलाके में न सिर्फ पीने का पर्याप्त पानी था, बल्कि सिंचाई के लिए भी भरपूर पानी उपलब्ध था। जयपुर बसाने के साथ ही इसके लिए भरपूर पानी की भी व्यवस्था की गई थी। मध्यकालीन युग का ये पहला सुनियोजित शहर था और उसकी बानगी जल संचयन की तकनीक में देखी जा सकती है। जयपुर के महाराजा ने जब 18 नवंबर सन 1727 को जयपुर की नींव लगाई, और नींव लगाने के साथ ही उन्होंने ये प्रबंध किया कि जयपुर में मेरी प्रजा आगे आने वाले कई वर्षों तक प्यासी न रहे, और उन्होंने इसका पूरा इंतजाम किया। हर चौक में और चौबारे में उन्होंने कुएं बनवाए, और कुएं बनवाने के साथ में उन्होंने शहर के बाहर का जो इलाका था और जहाँ से मुसाफिर आते थे, लोग आते थे, उनके लिए बावड़ियों का इंतज़ाम करवाया। उस ज़माने में लोग पानी का दुरुपयोग नहीं करते थे, और जब आप देखिए कि जब 1 किलोमीटर दूर कोई पानी ले जा रहा है, और क्या उस पानी का दुरुपयोग हम आज की तरह कर सकते हैं जैसा आज दोहन हो रहा है, नल खुला है और लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। उस ज़माने में क्या था कि जैसे 2 घड़े कोई गए घर में, सारा परिवार उस पानी को पी रहा है, और अगर किसी दिन बच्चे को नहलाना है, बड़े बूढ़े तो सब बावड़ियों में नहाते थे, लेकिन बच्चे को अगर नहलाना है तो फिर नीचे परात रखते थे, ऊपर मूंज की खाट पे बच्चे को बिठाते, उसको नहलाते, और उसका जो पानी नीचे परात में गिरता उसको या तो पेड़ को पिला देते या फिर जानवरों को पिलाने के काम में लिया जाता। ये व्यवस्था थी, और एक धर्म जुड़ा हुआ था कि हम पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जयपुर में जब नल आए 1887 में, गैस, कोयले की गैस से जब पंप लगाकर फिर टूटियों का पानी है उसका दुरुपयोग होने लगा, तो फिर शासन ने एक आदेश निकाला उस ज़माने में, और ये कहा कि टूटी के ऊपर न तो कोई अपने भैंस को नहलाएगा, न अपने जानवरों को नहलाएगा, और इसको अगर खुला छोड़ा तो कोतवाली पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और इस एक्ट में बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक सामाजिक भय भी था, लोग बावड़ियों की सफाई करते थे। इन पारंपरिक जल स्रोतों की वजह से जयपुर का ग्राउंड वाटर लगातार रिचार्ज होता था। एक वक्त पर इनका निर्माण सिर्फ शासकीय दायित्व नहीं था, बल्कि ये सामूहिक दायित्व भी था। बावड़ी, कुएं और कुंडों के निर्माण से पानी संजोने की कई कोशिशें हुई। उन कोशिशों की गवाह कुछ बावड़ियां अब भी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है पन्ना मीणा की बावड़ी। राजधानी जयपुर के आमेर किले के पीछे बनी ये बावड़ी सैकड़ों साल पुरानी है। अब ये पर्यटकों के आंखों का तारा बन चुकी है। 8 मंजिला ये ढांचा कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। ये अपनी अद्भुत आकार की सीढ़ियों, किनारों और बरामदों के लिए प्रसिद्ध है। जल संरक्षण के लिए तैयार किए गए कुछ पारंपरिक स्रोतों में से यह एक है पन्ना मीणा की बावड़ी, जो अपने अद्भुत स्थापत्य कला के लिए भी जानी जाती है।
इस पे ये 8 मंजिल की है और 1800 के आसपास इसमें सीढ़ियां हैं और यही इसकी खूबसूरती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो पानी जमा है ये आसपास के जो ग्राउंड वाटर को लगातार रिचार्ज करता है और निश्चित रूप से जिस वक्त पर यह बना होगा तब इसकी खूबसूरती समझिए कि वह कितनी रही होगी। और ये स्थापत्य कला का न सिर्फ बेजोड़ नमूना है बल्कि इसके आसपास का जो दृश्य है वह भी काफी रमणीय है। यहाँ आसपास पहाड़ हैं, आमेर का दुर्ग है और आसपास के जो मंदिर हैं वह भी इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि करीब 1000 वर्ष के आसपास इसकी आयु जो है वह हो चुकी है और 1000 वर्षों से ये इस पूरे इलाके के लिए, क्योंकि आमेर जो है ये काफी घना इलाका है अभी भी, और जब ये बसाया गया था तब इसकी अहमियत जो है वो काफी ज्यादा थी। जो मीणा राजा थे उन्होंने इसको बनाया था और इसके बारे में अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानियां यह है कि इसके आसपास आप देख सकते हैं जो बड़ी जगह है, इस पार्ट पे यहाँ पे लोग बैठते थे और लोगों के मिलने जुलने की भी यह एक जगह थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस वक्त पर समाज में, लोक में पानी को लेकर के जो चेतना थी, उसको बचाने की जो चेतना थी वह किस स्तर की थी, वो यहाँ पर हम इस स्टेप वेल को, जिसको बावड़ी कहते हैं, इसे देख करके हम समझ सकते हैं। अभी भी इसमें पर्याप्त पानी है, जो कि जयपुर के आसपास के इलाकों में जहां पर कि पानी का स्तर जो है वो लगातार गिर रहा है, लेकिन बावजूद इसके पन्ना मीणा की बावड़ी जो है वो अभी भी उस स्तर पर है जिस स्तर पर जयपुर के बाकी जगहों पर पानी नहीं मिल पाता है। यह इसकी खूबसूरती है इन पूरे पानी बचाने के तंत्रों की, जो आज कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। आमेर के पास ही सागर कुंड भी पारंपरिक जल संचयन का अद्भुत नमूना है। यहाँ पहाड़ों के ऊपर से आने वाला पानी न सिर्फ जमा होता था बल्कि पर्याप्त पानी भरने के बाद पानी कैनाल के जरिए आसपास के इलाकों में भी पहुँचता था। अभी भी मानसून में दीवारों के ऊपरी हिस्से तक पानी पहुँचता है। इसे आसपास के कुओं से भी जोड़ा गया था जिससे उन्हें भी पानी मिल सके। सागर पर्यटकों को भी खासा लुभाता है। इसे पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए कई बार बात हुई। आमेर के पास ही बने मावठे में भी पहाड़ों से पानी आता है और जमा होता है। मावठे के पानी से आमेर महल की खूबसूरती भी बढ़ती है। पानी के इन पारंपरिक स्रोतों को देखने में पर्यटकों की रुचि भी बढ़ी है। गाइड मदन सिंह बताते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से इन जगहों पर भी पर्यटकों का आना बढ़ा है। देखिए, जयपुर को जब बसाया तो जयपुर के महाराजा ने हर चीज का ध्यान रखा और सबसे पहले राजस्थान के अंदर कहा जाता है कि जब देवताओं ने सब कुछ बांटा राजस्थान को, तो राजस्थान को सब कुछ दिया, लेकिन राजस्थान को पानी नहीं दिया। लेकिन राजस्थान के लोग इतने हार्ड वर्कर हैं कि उस समय ये था कि राजस्थान के लोग कहीं से भी पानी निकाल लेंगे। तो आज भी देखिए कि थार में, जहाँ पे राजस्थान का मरु प्रदेश है, वहाँ पे बिल्कुल पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज भी लोगों की जीवन वैसे ही चल रहा है। तो राजस्थान के अंदर को जो सोर्सेज हैं जो पानी के, वो बहुत जबरदस्त फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब मैं जयपुर की बात करता हूँ। जयपुर के अंदर जो महाराजा ने जब जयपुर को बसाया तो जयपुर के आसपास की जितनी भी चौकड़ियाँ हैं, इनके अंदर कहीं न कहीं जाके उन्होंने इस तरीके से पानी के लिए, जो भी कि बरसात का पानी, मैं बरसात के पानी की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से बावड़ियाँ बनाई कि लोगों को वो पानी पीने के भी काम में आता था और कपड़े धोने के भी काम में आता था। आज अगर जयपुर की इस तरीके की बावड़ियों की बात करते हो तो जयपुर में अब तो कुछ कई जो खत्म हो गई है, क्योंकि एंक्रोचमेंट काफ़ी हो गया है और सरकार ने भी इस तरह ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार भी समझ रही है कि हम लोग कब तक ज़मीन से पानी निकाले जाएंगे, तो हमें जो नेचुरल हमारे वाटर सोर्सेज थे उनके ऊपर वापस फोकस करना पड़ेगा और किस तरीके से वो बरसात के अंदर वो भरते थे। तो मैं बताऊँ आपको कि जयपुर के अंदर पन्ना मीना कुंड आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वहाँ पे थोड़े थोड़े टूरिस्ट आने लगे तो उसके बाद में आज ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर उसको लोग विजिट करते हैं। तो एवरीडे अगर आप देखते हो तो पन्ना मीना कुंड को विजिट करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि राजस्थान में काफ़ी ऐसी जगह हैं और स्पेशली जयपुर में 20 से 25 बावड़ियाँ बनी हुई हैं। आप पहाड़ के पास में जाइए तो सागर है, सागर में भी बनी हुई है। आप अगर जयपुर सिटी के अंदर आते हैं तो जयपुर सिटी के अंदर पहले तो ये कंडीशन थी कि हर मोहल्ले के लिए एक बावड़ी बनाई जाती थी कि वहाँ बरसात का पानी इकट्ठा होता था, लोग उसी पानी को काम में लेते थे। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि ये पन्ना मीना जो कुंड है वो 600 साल पुराना है और पन्ना मीना कुंड उस टाइम के ऊपर ये आमेर के लोगों की पानी के हिसाब से देखे जाए तो लाइफ लाइन थी। और ये पानी जो पूरा है वो पूरा पहाड़ों से आता था। और इस पानी की सबसे बड़ी खासियत ये बताता हूँ मैं आपको, इसमें इतने मिनरल्स हैं
कि आज भी किसी बच्चे के स्किन डिजीज प्रॉब्लम है, अगर वो 2 दिन नहा लेता है तो उससे उसके 100% सही हो जाती है। तो आप ये सोचिए। और जब उसका जो आर्किटेक्चर डिजाइन है वो इस तरीके से किया गया है कि अगर पानी 10 फुट पे है तो भी आप पानी पी सकते हो, 100 फुट पे है तो भी आप पानी पी सकते हो। मतलब उसका इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि पानी अगर पूरा भरा हुआ है तो आराम से आप पानी ले सकते हो, और अगर नीचे चला गया वाटर लेवल तो भी आप पानी ले सकते हो। तो ऐसी डिजाइन मैं कहता हूँ, और आर्किटेक्चर आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। खूब लोगों ने ट्राई किया कि इस तरीके से हम बनाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। तो कहते हैं ना कि ऊपर से भी पानी है तो नीचे से भी पानी है। आप जब बिल्कुल वाटर लेवल 0 हो जाएगा लगभग, तो भी आप पानी लेके आ सकते हो वहां से। तो कुछ लोग कहते हैं कि जमीन भी पानी देती है और आसमान भी पानी देता है, तो वो नियत होती है। उस टाइम पे महाराजा ने ये सोचा था कि भाई मेरे पब्लिक है तो उसकी लाइफ लाइन यही है, तो उन्होंने इस तरीके से प्रॉपर दिल से उस आर्किटेक्चर को बनाया। और आज मैं कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से अगर सरकार वापिस इन पुरानी जो बावड़ियां बनी हुई है, ये कुएं हैं, इनको प्रॉपर पानी को अगर रिचार्ज करा जाए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर पानी की कभी कमी आ ही नहीं सकती है। इनमें से कई जगह अब धार्मिक पर्यटन का केंद्र भी बन चुके हैं। उनमें से एक है गलता जी का कुंड। अरावली के पहाड़ियों के बीच स्थित गलता जी का मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि ये विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। यहाँ अलग अलग कुंड हैं, जिनमें ऊपर अरावली की पहाड़ियों से पानी आता है। जून की तपती गर्मी में भी ये कुंड लबालब दिखाई देते हैं। गलता जी में जो अभी वर्तमान में जो कुंड है, उसमें कुछ कुंडों का निर्माण लगभग 400 वर्ष पूर्व हुआ, और उसके पहले से जो पारंपरिक रूप से जो यहाँ लोग आते थे, जिनके हृदय में इस स्थान के लिए श्रद्धा व्याप्त थी, और जिसको गालव ऋषि की तपोभूमि कहकर के संबोधित भी किया गया, और जहाँ गालव ऋषि ने अपने तपोबल से गंगा जी को प्रकट किया, ये जो गालव गंगा यहाँ प्रवाहित है, उसके लिए जो है वो पहले से जो पूर्व में जो कुंड थे उनमें जल हमेशा आता था। बाद में कुछ जनता की सुविधा, कुछ और भी चीज़ें यहाँ 3-4 जो कुंड बाद में बने, लेकिन पूर्व से जो कुंड थे उनमें जल था और लोग आते थे, तब भी वो स्नान करते थे। तो ये अति प्राचीन है, जिनके निर्माण की अवधि का कोई उल्लेख नहीं है कहीं भी, किंतु ये है कि यहाँ ये सतयुगीन हुए हैं गालव ऋषि, और जैसा उनके बारे में है कि त्रेता युग में गंगा जी प्रकट हुई, और बाद में यहाँ भी जो है गंगा जी का यहाँ पर जल जो है यहाँ आया उनके तप के प्रभाव से। तो ये चल रहा है। लेकिन जयपुर नगर को बसाते वक्त जैसे सरयू जी को पूर्व में रख करके अयोध्या जी हैं, उसी प्रकार गलता जी को पूर्व में रख करके महाराज सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसाया था, क्योंकि तब भी गलता जी की वो महात्म उस समय था। पूर्व में जल के संबंध में जो बात है वो ये कि ऐसे जल स्रोत जिनमें प्रचुर रूप से जल रहा करता रहा है, वो यहाँ बहुत सारे थे, और वैसे भी भूमिगत जल का स्तर भी जो है बहुत ऊंचा रहा है। लेकिन ये जो देखने में आ रहा है पिछले लगभग 30-40 वर्ष की अवधि में जो पानी की जो कमी हुई, उसमें विशेष रूप से जो जल संग्रहण का जो क्षेत्र है वो, उसके बारे में संभवतया जो इसके तकनीकी विशेषज्ञ हैं या जो सरकार है उनकी ओर से शायद इस तरफ ध्यान नहीं गया, और आज जैसे लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उसमें कई सारे परिवर्धन किए जाते हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पर बहुत सारे अतिक्रमण जनता की सुविधा के लिए हटाए जाते हैं। आने वाले समय में ये स्थिति आएगी कि जल के लिए भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो अब उनको अव्यवस्था हम कह सकते हैं, उनको बनाने के लिए उन अव्यवस्थाओं को भी हटाना पड़ेगा। खास तौर से जो आपने पूछा है गलता जी के विषय में, तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ एक 1981 की बाढ़ के पहले यहाँ एक क्यारा बांध हुआ करता था, जिससे यहाँ आसपास 2-2.5 किलोमीटर की परिधि में जल बहुत प्रचुर मात्रा में जल स्तर बहुत ऊंचा रहा करता रहा। वो बाढ़ के बाद में वो ध्वस्त हुआ, और बार बार मेरे सुझाने पर भी उस समय सिंचाई विभाग ने उस समय कुछ थोड़ा अलग तरह से उसको बनाया। अब उससे भी एक यहाँ पर जो है कमी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो उसका निर्माण होना चाहिए था वो निर्माण नहीं हो सका। वो एक
बालू का, मिट्टी का एक बहुत बड़ा बांध रहा है, जिसमें पानी वो अपने आप मिट्टी वो सोख के रखती थी। वो एक बड़ी विशेष व्यवस्था थी जो मैं समझता हूँ उस समय के जो तकनीकी विशेषज्ञ थे राजशाही के, उन लोगों के समय में उस तरह की व्यवस्थाएं संभवतः की गई थी। तो वो जो है आज अब उस बारे में मेरे ख्याल में कोई सोचने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं उनको बार बार इस बात के लिए प्रेरित करता रहा हूं कि भाई आप यहाँ इस क्यारा बांध को निर्माण कीजिए। इससे आसपास 2-2.5-3 किलोमीटर तक जल का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा कुओं में, और गलता जी में भी हमेशा प्रचुर मात्रा में जल रहेगा। इतना ही नहीं, जयपुर में शासकों ने कई सारे बांध बनाए थे। रामगढ़ बांध जयपुर के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ था। 1981 से पहले जयपुर में पानी के सप्लाई की बेहतरीन व्यवस्था थी, लेकिन 1981 की बाढ़ के बाद ये व्यवस्था न सिर्फ ध्वस्त हुई, बल्कि उसके बाद कभी तैयार भी नहीं हो पाई। उस समय जब फिर महाराजा ने यहाँ पर जगह जगह बांध बनाए, बांध इतने सारे बांध बना दिए इन्होंने, करीब 20 बांध बने। उस समय रामगढ़ का बांध बना, रामगढ़ का बांध जिसने 1931 से पानी देना शुरू किया और 2005 तक उसने जयपुर को पानी पिलाया। अब जितने भी तालाब थे, जितने भी सरोवर थे, सबका संरक्षण किया जाता था। किसी सरोवर पर कोई कब्जा नहीं कर सकता था, और कब्जा आज तो सारा समाज मिलकर कब्जा कर रहा है। उस जमाने में समाज कब्जा करने वाले असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए खुद आकर खड़ा हो जाता था। इस तरह की व्यवस्था थी कि अगर किसी ने कुएं के नियम थे कि अगर कोई बाल्टी निकाली है तो नीचे एक खेड़ी रहती थी। अब 3 तरह का काम होता था कुएं में। कुएं का पानी निकला, पानी उसका नीचे गिरा, वो नीचे गया, बहा, और फिर जानवरों की जो होदी थी उसको भर दिया, तो जानवर भी उसको पी रहे, इंसान भी उसको पी रहे। और पत्थर की एक कुंडी हुआ करती थी जिसमें पानी रहता और उसमें पक्षी पानी पीते थे। तो एक व्यवस्था कोई एक आदमी की नहीं थी। आज तो पूरा दोहन हो रहा है। जयपुर की सारा जितनी भी जयपुर की छाती के अंदर का जो कलेजा है जिसमें पानी था, उस कलेजे को पूरे को बाहर खींच दिया है पंपों के जरिए से। और जयपुर में एक दूसरी बात, जो नई बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जयपुर में अगर 1 लोटा भी पानी कोई आदमी प्रयोग में लेता है, वो पानी जयपुर की धरती में वापस नहीं जाता। राजस्थान के साथ साथ जयपुर के अलग अलग हिस्सों में भी कलात्मक बावड़ियों, कुंडों और कुओं के निर्माण के साथ साथ रखरखाव की समृद्ध परंपरा रही है। हालांकि अब ज्यादातर कुएं सूख गए हैं। कुओं में इतना भी पानी नहीं कि वे अपनी बदहाली का रोना रो सकें। जयपुर में जितने भी गांव हैं, आज एक देखिए कि कम से कम 800 गांवों का इन्होंने अधिग्रहण करके और शहर में समाहित कर दिया। हर गांव में 2-2, 3-3 तालाब थे। उन तालाबों को अब पाट दिया और उनकी जगह बस्तियां बन गई। पहले जो जितने भी गोचर की ज़मीन थी और गोचर के साथ जो तालाब थे, उन तालाबों की सफाई का करने का काम बरसात के पहले सारे गांव के लोग मिल करके किया करते थे। ये जयपुर की नहीं, पूरे राजस्थान की परंपरा रही है। राजस्थान में जितनी भी बावड़ियां हैं, जितने भी सरोवर हैं, बीकानेर डिवीज़न में चूरू, बीकानेर आदि में आप जाएंगे गंगानगर तक, तो फिर कई मिलेंगे रोड साहब सर के नाम से, सर मानी तालाब। और उन तालाबों की सफाई करने के लिए पूरा गांव जुट जाता था कि बरसात आने पर ये पानी जो इकट्ठा होगा, इससे हम साल भर पानी को पिएंगे। ये इस तरह की जयपुर की जो व्यवस्था थी और पूरे ढूढ़ाड़ की जो जल की व्यवस्था थी। यह आश्चर्य ही है कि जिस समाज के पास पानी बचाने का ये अद्भुत ज्ञान था, वो समाज आज पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। जिन घरों में मजदूरी करके हर दिन की मेहनत के बाद पैसे आते हैं, उन घरों में भी 2000-3000 से लेकर के 4-5 हजार रुपए तक की राशि जो है वह सिर्फ पानी के इस्तेमाल के लिए खर्च की जा रही है। जाहिर है, जबकि इस बात की चर्चा हो रही है कि पानी को लेकर के जल जीवन मिशन, और इन दिनों अब राजस्थान में एक बार फिर से ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की भी बात हो रही है। अन्य जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी बात हो रही है जो लोगों तक साफ पानी पहुंचा सकेंगे। सबको इंतजार है कि कब तक ये परियोजनाएं पूरी होंगी,
ताकि इन सबको पानी मिल पाए। लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात जो उस बुजुर्ग अम्मा ने बताई कि यहाँ पर एक कुआं था, जो कुआं अब समाप्त हो चुका है और उसके बाद से स्थितियां जो है लगातार बद से बदतर होती गई हैं। समाज एक बार अगर फिर से अपने उन पुराने प्रतीकों की ओर, अपने उन पुराने ज्ञान की ओर जिसके जरिए पानी का संचयन होता था, वहां तक नहीं लौटता है तो स्थितियां कमोबेश ऐसी ही होंगी। और सरकारें भी जिस प्रकार की परियोजनाएं बनाती हैं, विकास की परियोजनाएं, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं उसकी वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन इन सब के बीच ये लोग जो यहाँ पर पीड़ित हैं, ये पानी की कमी की लगातार मार झेल रहे हैं।